हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम है भार्गव त्यागिया। शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 की जो पिच एनालिसिस और रिव्यू हम लोग कर रहे हैं उसमें आपका स्वागत है। आज जो मैं पिचेस उठाने वाला हूँ उस एपिसोड 8 और 9 की appliance.ai की पिच है और पिज्जा गैलेरिया की पिच है। सबसे पहले अप्लायंस की बात करते हैं तो एक एक करके मैं इनके जो मेरे जो पैरामीटर्स हैं मैं उनको डाइसेक्ट करना चालू करता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ किसी बिजनेस में कि क्या पर्पस वो बिजनेस सॉल्व कर रहा है। तो क्या इनका पर्पस है कि वो एक किचन लेस कुकिंग डेवलप करना चाह रहे हैं। कि किचन लेस कुकिंग मतलब जो इन्होंने अपनी पिच में बोला, जो बड़े बड़े बज़वर्ड्स इन्होंने यूज करे, जैसा बड़ा बड़ा क्लेम इन्होंने किया, उस हिसाब से आप ये मान लो कि वो एक ऐसी मशीन बनाना चाह रहे थे जहां पे किसी भी व्यक्ति का किचन के अंदर का टाइम कम से कम हो और वो खाना असिस्टेंट के तौर पे ये डिवाइस काम करेगी और साइड बाय साइड बना पाए किसी और काम को करते करते साथ में। अब ये तो चलो इनका पर्पस था, इस वजह से इन्होंने एक पर्सनल कुकिंग असिस्टेंट के तौर पे ये अपना डिवाइस लॉन्च किया एंड 500 से ज्यादा उसमें रेसिपीज डाल दी। बहुत अच्छी बात है। अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी भी बना ली और एक एआई का चैटबॉट लगा दिया ताकि कोई भी क्वेरीज वगैरह अगर कुछ है कस्टमर को तो वो उससे बात कर ले, उससे पूछ ले। अब ये सारी चीजें हो कैसी रही है ना कि उन्होंने एक स्मार्ट जार बनाया है। अब वो जार जो है वो मल्टी फंक्शनल है, वो गर्म भी करता है, सो इट वर्क्स एज एन इंडक्शन एज वेल। उसमें ब्लेड्स हैं तो वो धीरे घूमते हैं, लाइक टू स्टर द मिक्सचर, तेज घूमेंगे टू ग्राइंड इट, और बहुत सारी अलग अलग चीजें। फिर उन्होंने वेइंग स्केल दे दिया दैट इज मैग्नेटिक, जिससे आप अपने इंग्रेडिएंट्स को वे करके अपनी रेसिपी में यूज कर सकते हो। एक डिजिटल डिस्प्ले दिया है जिसके थ्रू सारी कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस एंड द यूजर होती है। तो ये इतना सारा काम इन्होंने किया है। अच्छा, एक सेफ्टी लॉक का फीचर भी ऑन किया है। वंस यू स्टार्ट कुकिंग तो एक सेफ्टी लॉक हो जाता है। देन दिस स्मार्ट जार यू कांट अनप्लग इट और डिटैच इट फ्रॉम द डिवाइस। तो दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज कभी कभी होता है कि हाथ लग गया, यू नो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस के खाना पका रहे थे घर में लेडीज एंड कढ़ाई पलट गई तो सारा तेल गिर जाता है, उसके कुछ कुछ केसेस रहते हैं। प्लस अगर ये ग्राइंडिंग वाली सारी चीजें हो रही हैं, सो यू सी हाउ वी ग्राइंड इन आवर होम्स, तो वी हैव टू कीप अ हैंड ऑन द टॉप ताकि उसका लिड जो है वो खुले ना। पहले, अब तो खैर नए लिड्स आ गए हैं, वो लॉक वाले लिड्स आ गए हैं, तो ऐसे ये भी स्मार्ट लॉक, सेफ्टी लॉक वाला फीचर लेके आए, तो दैट इज ऑल्सो गुड। सो द पर्पस जो ये सॉल्व करना चाह रहे हैं वो तो अच्छा है, लेकिन क्या वो उस पर्पस को ये अटेन कर पाए, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क इस पर्पस वाला जो मेरा पैरामीटर है उस पर भी मैंने एज अ होल कैटेगरी पे लगाया है। बिकॉज आप देखो तो जो ये डेमो दे रहे थे, बीच बीच में इनके वन ऑफ द फाउंडर को जाके वो इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ रहे थे, उसको मेजर करके रेसिपी में ऐड करना पड़ रहा था, कॉन्स्टेंटली डिवाइस के साथ थोड़े थोड़े टाइम के बाद एंगेज करना पड़ रहा था। सो आई थिंक दैट इज अ टर्न ऑफ। अगर ये ऐसा क्लेम कर रहे हैं तो कि ये एक पर्सनल कुकिंग असिस्टेंट है और ये अपना किचन टाइम आप एक यूजर अपना रिड्यूस कर सकता है, तो आई थिंक वो उस क्लेम को 100% फुलफिल नहीं कर रहे हैं। मजा तब आता है जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक ही बार में डाल दें एंड देन डिवाइस सही समय आने पे वो इंग्रेडिएंट्स अपने आप रेसिपी में या जार में पोर करती रहे, ताकि एक बार इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद मेरा काम फ्री हो गया, मैं दूसरा काम कर लूंगा। अब प्रोबेबली 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद मैं आके फ्रेश अपनी खाना लेके जा सकता हूँ, अपना खाना खाने जा सकता हूँ, बीच में मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बिकॉज हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करना पड़ रहा है। तो जो पर्पज ये लोग लेके आए थे उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। पीपल की मैं बात करूं तो एज अ फाउंडर दे वर गुड इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, दे वर गुड इन आर्टिकुलेटिंग द थिंग्स, बट दे लैक बिजनेस एप्टीट्यूड। उनमें स्ट्रैटेजी की कमी मेरे को दिखी, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग की कमी दिखी, मार्केट एनालिसिस की कमी दिखी। प्लस मेरे को लगता है इन्होंने अपना नीड वांट एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर भी अच्छे से नहीं किया कि कंज्यूमर एक्चुअल में चाहता क्या है, उसकी एक्चुअल में नीड्स क्या है, उसकी एक्चुअल में जरूरत क्या है, वो भी इन्होंने अच्छे से नहीं किया। तो कस्टमर मैपिंग, कंज्यूमर मैपिंग जिसको हम बोलते हैं, मेरे को लगता है वो भी इनकी कहीं कमी रही है। सो एज अ होल बंदे अच्छे हैं बट वो अपना होमवर्क करके नहीं आए, बस बिजनेस चालू कर दिया है, उसका कुछ बैकग्राउंड वर्क इन्होंने नहीं किया है। प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो ठीक है, ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन शार्क्स को एक सबसे बड़ी बात कि शार्क को इनका खाना पसंद नहीं आया। तो जो इनका अल्टीमेट आउटपुट है प्रोडक्ट का, दैट इज नॉट वेरी गुड। दूसरा, इट वॉज वेरी टाइम टेकिंग बिकॉज नमिता जी भी बीच बीच में पिच में कह रही थी कि इससे जल्दी हम लोग अपने घर में बना लेते हैं। सो
आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ टर्न ऑफ। और जो ये क्लेम कर रहे थे एआई वगैरह, वो भी कुछ क्लियरली शोकेस होके नहीं आया कि इसमें एआई का यूज क्या है। जैसे कि मैंने बोला, अगर मैं पहले सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दूं और फिर वो एआई सही टाइम पे वो इंग्रेडिएंट्स रेसिपी में ऐड करता रहे, वो तो एक टाइप का एआई था, चलो मान लिया था कि वहां पे कुछ इंटेलिजेंस की काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन इनके करंट मॉडल में, जो इनका करंट प्रोडक्ट है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई खास रोल दिखा नहीं। और इन्होंने अपने नाम में appliance.ai लिख रखा है, मोहिता महक जो ये पिच लेके आया। सो आई थिंक दैट इज अ टर्न ऑफ। तो मैं इनको प्रोडक्ट में भी बहुत कुछ खास रेटिंग दूंगा नहीं। प्राइस की मैं बात करूं तो इनका जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 20,000 पर मशीनरी, और अभी का इनका कॉस्ट है 29,000 पर मशीनरी। उस पे भी इन्होंने बोला है कि हम अपनी मशीनरी का प्राइस ऑन अ कांस्टेंट बेसिस 5 to 10 to 15% अप करते रहे हैं, एंड उसके बावजूद भी 9,000 रुपए लॉस में पर पीस बिक रहा है। दूसरा, एक तो ये दिक्कत हो गई भाई, एक तो देख, बिजनेस के बाकी सारे खर्चे अलग, तुम्हारी रॉ मटेरियल की, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉग्स है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट से ही कम है तुम्हारा सेलिंग प्राइस। मतलब बाकी के ओवरहेड्स और बाकी का खर्चा तो हटा ही दो, तुम्हारा सामान बनाने का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। दैट इज द मेजर टर्न ऑफ। मतलब तुम अपना प्राइस उतना भी जस्टिफाई, मतलब इट्स लाइक मैंने 30,000 का सामान बना दिया लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू केवल 20,000 की है, तो इट मेक नो सेंस। दूसरा, 20,000 भी ज्यादा है। जो इन्वॉल्वमेंट मेरे को लग रहा है, जो टाइम मेरे को इसके साथ इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, जिस तरीके का ये रिजल्ट दे रहा है, मेरे को लगता है ये वैल्यू मेकिंग नहीं है। मेरे को लगता है वो इनका प्राइस पॉइंट जस्टिफाइड नहीं है। तो ये 20,000 भी नॉर्मल मार्केट एवरेज के तौर पे भी मैं देखूं तो मार्केट एवरेज से ज्यादा है। दूसरा, जस्टिफाइड भी नहीं है, तो वो भी एक रीजन है। तो प्राइस में भी मेरे को इनका बिजनेस कुछ खास स्ट्रॉन्ग लगा नहीं। प्लेस की यदि मैं बात करूं तो पिच में प्लेस की कोई बात नहीं हुई। हाउ दे आर सेलिंग, हाउ डू दे रीच कस्टमर्स, हाउ डू कस्टमर्स कुड रीच देम, कैसे डिलीवर करते हैं, क्या करते हैं, कुछ खास इसके बारे में बात हुई नहीं है। मान के चलो इनकी वेबसाइट पे जाके तुम ऑर्डर कर सकते हो, है ना, क्योंकि इन स्टोर्स डेमोन्स्ट्रेशन तो थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि आपको हर स्टोर में जाना पड़ेगा, वहां पे प्लेस लेनी पड़ेगी। अब वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नो आइडिया, नो डिस्कशन अबाउट दिस ऑन द पिच। ऑनलाइन बिकेगा तो उसकी डिलीवरी मेजर इशू रहेगी, बिकॉज इसका डिलीवरी में मिस हैंडलिंग का चांस ज्यादा है, तो नो कमेंट्स ऑन दैट एज वेल। सो प्लेस का भी मेरे को बहुत ज्यादा क्लियर हुआ नहीं कि हाउ आर दे रीचिंग टू द कस्टमर। दूसरा, केवल 700 कस्टमर्स है। 2.5 साल 3 साल ऑपरेशन में होने के बाद केवल 700 का पेइंग कस्टमर्स, इट्स साइन कि यार या तो लोगों को आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए वो आगे किसी को रेफर नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके कस्टमर्स नहीं बढ़ रहे हैं, या दूसरा आप ही कस्टमर को रीच नहीं कर पा रहे हो, कस्टमर आपको रीच नहीं कर पाया, इधर वे राउंड। तो प्लेस में भी मेरे को कमी लगी। प्रमोशन की मैं बात करूं तो इसका अडॉप्शन इस प्रोडक्ट का मार्केट में कम रहने वाला है, दैट इज फॉर श्योर, बिकॉज ऑफ द माइंडसेट और द माइंडसेट ऑफ द पीपल। कि मैं यार, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, हमारे ट्रेडिशनल वे में क्या है, हमारी मम्मी लोग खाना बनाती हैं। जब कोई इंसान खाना बनाता है ना, ए तो वो पर्सनलाइज होता है, बी इट ऑल्सो गेट्स द फीलिंग ऑफ दैट पर्सन, एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि एक व्यक्ति खाना बनाते वक्त जिस फीलिंग्स से गुजरता है, जो फीलिंग उसके दिल में होती है, अंदर होती है, वही फीलिंग्स खाने में भी ट्रांसफर होती हैं। वो चीज इनके खाने में कभी आएगी नहीं। जब यार आप देखो ना, हम कितना भी बार घूम लें, अंत में आके जब तक माँ के हाथ का खाना ना मिले वो संतुष्टि नहीं मिलती ना। क्यों? बिकॉज वो माँ की वो फीलिंग, वो प्यार है ना उस खाने में यार। एंड दिस इज हाउ ट्रेडिशनल देसी इंडियंस थिंक एंड देसी इंडिया वर्क्स। ये चीज जो इन्होंने मशीन बनाई है वो पर्सनल टच बिल्कुल खत्म कर। सेकेंड पॉइंट, स्केलेबिलिटी इशू। मतलब मान लो चलो कोई ऑफिस गोअर है जो अकेले रह रहा है, या चलो आज मैं दिल्ली से हूँ, मेरी जॉब लग गई, मैं गुड़गांव चला गया, गुड़गांव तो नहीं, चलो मैं बैंगलोर चला गया, मुंबई चला गया, वहां पे मेरे को नहीं मिल रहा है, बाहर का खाना खाने का मन नहीं है, आई वांट कि मैं खुद खाना बना के खाऊं, मेरे को उसमें प्योरिटी दिखाई देती है, हाइजीननेस दिखाई देती है, वो सारी बात ठीक है। मैंने ये मशीन खरीद भी ली, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो ये मशीन खरीदेंगे 20,000 रुपए की? कितने अडॉप्शन कितना रहेगा? अडॉप्शन ऑब्वियसली लो ही रहेगा ना,
कितना परसेंट लोग ऐसे ऑफिस जाने वाले खुद खाना बनाना पसंद भी करेंगे, बिकॉज उनके लिए एक एक्स्ट्रा टाइम टेकिंग एक्टिविटी हो जाएगी। अभी उन्होंने कोई बाहर से सर्विस लगा रखी होगी या कुछ सेटलमेंट कर रखा होगा, तो वो बाहर जाएंगे, पैसे देंगे, खाना खाएंगे, आ जाएंगे, या उनके घर पे खाना आ जाएगा। तीसरी चीज, चीप लेबर। इंडिया में लेबर इतनी चीप है कि मैं एक आराम से खाना बनाने के लिए कुक या मेड अपने घर में रख लेता हूं। कोई भी व्यक्ति जिसको खाना बनाना नहीं आता है या देखो नहीं चाहते, आजकल बड़े बड़े घरों में भी मेड्स होती हैं, फीमेल्स डोंट वांट टू कुक। जो लड़के अफोर्ड कर सकते हैं, बाहर रहते हैं, जैसे मैंने अभी जॉब का एग्जांपल दिया, वो भी खाना एक मेड रख लेते हैं ताकि उनको घर पे आके खाना बना। बेसिकली दिस इज दी कल्चर नो, जो घर पे आके अच्छा सा खाना बना के चली जाए, प्योर खाना बना के चली जाए। दैट पर्सन वर्सेस दिस मशीनरी, बिग डाउट, बिग क्वेश्चन। मेरे को नहीं लगता है कि इनका कुछ भी एक्सपोनेंशियल कंट्रीब्यूशन इस मशीन का फूड इंडस्ट्री में कहीं पड़ने वाला है, नॉट इन द D2C साइड, नॉट इन द B2B साइड एज वेल। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया, खाने का टेस्ट अच्छा नहीं है, मशीन की कैपेसिटी लो है, B2B में तो जा ही नहीं सकते। D2C में भी मैंने बता दिया स्केलेबिलिटी इशू और इतने सारे इश्यूज हैं, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा, ये बहुत गलत चक्कर में पड़ गए हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, मतलब AI वाला में। जैसा कि शाक्स ने पॉइंट आउट किया, जब तक आप अप्लायंस बना रहे हो ना तब तक ठीक है, जब आप उसमें AI घुसाने की कोशिश करते हो ना, वो सॉफ्टवेयर घुस जाता है, वो खाना की रद्द पीट देता है, सारे प्रोसेस की ऐसी की तैसी मार देता है, तुम्हारा टेस्ट डिटोरिएट हो जाता है, तुम फालतू के कॉम्प्लिकेशन में फंस जाते हो। ये सब कुछ नहीं करना है। ये लोग घुस गए हैं, बट आई डोंट नो, देयर इज समथिंग और द अदर लैकिंग। दूसरा, इनको नंबर्स की क्लैरिटी भी मेरे को पिच के दौरान मेरे को फील हुआ कि उतनी नहीं है। दे वर नॉट वेरी गुड विद देयर नंबर्स। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो लैकिंग था रिगार्डिंग टू द फाइनेंस पार्ट, वो देखना पड़ेगा एंड दे हैव टू सॉल्व इट। लास्ट में बात करूं फिजिकल एविडेंस की, तो जैसे कि मैंने बताया कि केवल 700 कस्टमर्स हैं, उस पे भी ये जो सामान बेच रहे हैं वो अपने कॉग्स से कम पे बेच रहे हैं। ठीक है, माना कि ये कॉग्स आगे जाके 15 रिड्यूस करके 29,000 से 15,000, 15,000 से 9,500 पे बेच देंगे, बट स्टिल वहां तक जाने में कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा, दैट्स अ मेजर इशू। दूसरा, इनका 30 लाख रुपए पर मंथ का बर्न चल रहा है। फिजिकल एविडेंस इज बेसिकली द सेल्स, कि आप सोसाइटी में कितना इंपैक्ट लेके आ पा रहे हो, वो आपकी सेल से पता चलता है। और मेरे को लगता है कि इनका वहां पे भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग या अपीलिंग नंबर्स नहीं है। और सबसे लास्ट बात, वैल्यूएशन प्रॉब्लम। जो इनकी सेल है, जो इनके प्रोडक्ट से यूनिट्स सोल्ड हुई हैं, जो इनके 700 कस्टमर्स हैं, उस पे ये जो वैल्यूएशन लेके आए वो दिक्कत की बात है। और आगे जाके भी इनकी वैल्यूएशन प्रिडिक्ट करना एक प्रॉब्लम रह सकती है। फॉर ऑल दिस कारण मेरे को लगता है 5 में से एक ही शार्क ने, पीयूष ने इनको ऑफर दिया, उसको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एंड दिस सीम्स अ नॉन इन्वेस्टेबल बिजनेस। शायद शार्क पीयूष को कुछ दिख रहा होगा, उनका दिमाग में कुछ पिवट पॉइंट रहा होगा, बट मेरे दिमाग में तो इनसे रिलेटेड कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक दिस बिजनेस इज इन्वेस्टेबल एंड दिस इज माई वर्डिक्ट। मे बी शार्क के भाई उन्हें कुछ दिखा होगा इसलिए उन्होंने कुछ किया, बट बाकी 4 ने तो मना कर दिया। अगली पिच पे बढ़ते हैं, पिज्जा गैलेरिया। B2B2C मॉडल में थे, संदीप जी और ईशान जी लेके आए। पहले मैं फटाफट इनके बिजनेस के बारे में पढ़ देता हूँ। फ्रेश डो और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स ये लोग यूज करते हैं अपने पिज्जा में, बहुत अलग अलग टाइप के। अब इनके पास वैरायटी हो गई है, तो ये लोग पिज्जा बनाते हैं, पास्तास बनाते हैं, गार्लिक ब्रेड्स बनाते हैं, चोकोलावा केक बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, फ्राइज, डिप्स, फलाना ढिमकाना। तो प्योर एक फास्ट फूड पिज्जा, फास्ट फूड तो नहीं बोलूंगा, पिज्जा सपोर्टिंग, पिज्जा से आजू बाजू के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो, और पिज्जा इज द मेन प्रोडक्ट बिकॉज नाम में ही पिज्जा गैलेरिया, तो वो इन्होंने वो खोल दिया है। और काफी प्रोडक्ट शार्क्स का रिव्यू काफी अच्छा था, तो आई थिंक प्रोडक्ट में तो दम है। दूसरा, 100% प्योर वेज, 100% वेज ब्रांड है, तो मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा गो टू मार्केट हो सकता है। बिकॉज जैसे कि शार्क जोमेटो के जो फाउंडर है दीपेंद्र, उन्होंने भी बताया कि वेज ओनली रेस्टोरेंट्स एंड द कस्टमर्स ऑन जोमेटो हु सर्च फॉर द वेज ओनली रेस्टोरेंट्स इज अराउंड 30%। बहुत सारे वेज लोग ऐसे हैं जो नॉन वेज या रेस्टोरेंट्स में, या जो वो रेस्टोरेंट्स जो दोनों सर्व करते हैं उसमें जाते हुए कतराते हैं। 100% वेज पिज्जा ब्रांड इज अ वेरी 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 गुड गो टू मार्केट प्रपोजिशन।
इसके अलावा इन्होंने बताया कि जब अमन ने पूछा कि हाउ देयर पिज्जा टेस्ट सो डिफरेंट एंड डिलीशियस, तो इन्होंने बताया कि हमने कस्टमाइज लिक्विड चीज का प्रयोग किया है जिसकी वजह से टेस्ट अच्छा आता है। नॉर्मल पिज्जा में मोज़रेला चीज यूज होती है, इन्होंने अपनी एक लिक्विड पीस कस्टमाइज करके वो फॉर्मुलेशन निकाला। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड यूएसपी, बिकॉज वो इनकी मैं कहूँ पेटेंट है, वो इनका आईपी है, वो इनकी स्ट्रेंथ है, उसकी वजह से पिज्जा में जूसीनेस आता है, उसकी वजह से पिज्जा का टेस्ट बेटर हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी यूएसपी है जिसको कंपटीशन इतनी आसानी से कॉपी नहीं कर सकता, और वहां पे इनका एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाता है। तो प्रोडक्ट वाली साइड में तो मेरे को इनको बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिख रहा है। पर्पज की मैं बात करूं तो यार पर्पज तो ठीक है ना, ये नीड की तरफ जाएगा ना ये वांट की तरफ जाएगा। पिज्जा खाना है, मतलब वांट की तरफ जा सकता है, मतलब फास्ट फूड खाना है, यू नो यू हैव टू हैव दैट टेस्ट एंड द क्रेज जिस लेवल पे ये बढ़ रहा है पिज्जा वगैरह का, तो इस फील्ड में ये लोग बिजनेस लेके आए हैं। तो आई थिंक मार्केट अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीपल की मैं बात करूं तो फाउंडर्स मेरे को ना बहुत इनोसेंट लगे, इनकी कहानी भी मैंने जब सुनी, आप लोगों ने भी जब पिच में सुनी होगी, मेरे को बहुत इनोसेंट फाउंडर्स लगे, बहुत नाइव थे, बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, इसलिए बिजनेस की उतनी समझ नहीं है, एंड प्रोबेबली इस वजह से शार्क टैंक पे सारे सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए एंड अल्टीमेटली रिजेक्ट हो गए। धंधा बहुत अच्छा है, पिच इंप्रूव करनी थी, नंबर्स पे कंट्रोल रखना था, एंड आई थिंक मैक्सिमम ऑफ द शार्क्स वुड बी रेडी टू इन्वेस्ट इन देम बिकॉज ओवरऑल चीजें अच्छी थी। प्राइस की मैं बात करूं, सो नॉट अ बिग डिफरेंस इन द प्राइस। प्लेस की बात कर लें तो 30 इनके आउटलेट्स हैं, जिसमें से 18 कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड आउटलेट्स हैं, मतलब डाइन इन रेस्टोरेंट्स जैसे हो गए कि मैं जाके इनके रेस्टोरेंट आउटलेट पे जाके खाना खा के आ सकता हूँ। 8 फोफो हैं, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, तो फ्रेंचाइजी इन्होंने बांट रखी हैं, और 4 फोको है। फोको मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, मतलब पैसा तो फ्रेंचाइजी का लगा है बट उसको मैनेज एंड ऑपरेट कंपनी कर रही है। उसके अलावा डाइन इन आउटलेट्स का ऑप्शन है, स्विगी और जोमेटो पे हैं, तो 30% इनका बिजनेस वहां से आता है, और कोई ऑर्डर करता है अगर मान लो ऑनलाइन किसी ने ऑर्डर कर दिया या इनके आउटलेट के आसपास वाले एरिया से किसी ने ऑर्डर कर दिया तो उसको डिलीवरी भी करवा देते हैं। तो आई थिंक ये इनके 3 मॉडल है, वेरी नाइस मॉडल, आई थिंक वेरी एप्ट मॉडल इस बिजनेस के लिए, इस टाइप ऑफ केटरिंग के लिए। आई थिंक तीनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं। दूसरा चार जो इन्होंने बताया अपने नंबर्स की मैं बात करूं तो 4 से 5 लाख पिज्जा पर मंथ ये लोग बेच रहे हैं, दैट्स अ फिनोमिनल नंबर। और इन्होंने वो रीजन्स भी टायर 1 सिटीज नहीं पकड़ी हैं, टायर मैं कहूंगा टायर 2 भी में भी बहुत ज्यादा नहीं है, टायर 3 सिटीज इन्होंने पकड़ी हैं, और शायद उससे भी नीचे गुहाना से जहां से हैं, आई थिंक वो तो किसी टायर में भी नहीं आती, वहां इन्होंने पकड़ी है। वहां असली मार्केट है बॉस, क्योंकि उन लोगों को वो ये टेस्ट मिला नहीं है और उनके लिए बहुत क्रेजी टेस्ट रहता है। 4.2 से 4.9 की जोमेटो की रेटिंग है यार। हमने पिछली पिच में भी डिस्कस किया था कि 4 इज अ डिसेंट गुड रेटिंग इन फैक्ट इन अ फूड बिजनेस। 4.2 तो ग्रेट रेटिंग हो जाती है, मतलब वो रेट, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में जैसे कि हमने बात करी थी कि पॉजिटिव रिव्यू लोग ज्यादा नहीं देते, नेगेटिव बहुत ज्यादा दे देते, तो 4.2 इज अ ग्रेट रेटिंग। और इन्होंने बोला कि इनकी रेटिंग 4.2 से तो शुरू होती है और 4.9 तक जाती है। सो यू सी हाउ गुड और हाउ वेल आर देयर प्रोडक्ट के कस्टमर उसको इतना पसंद कर रहा है और उसके बारे में जाके लिख भी रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। इसके अलावा इनके थोड़े नंबर्स की मैं बात करूं तो लगभग 5 लाख की सेल जब मंथली बेसिस पे हो जाती है तो इनका फ्रेंचाइजी ब्रेक इवन पे आ जाता है, एंड ऑन एन एवरेज 10 लाख पर मंथ की सेल इनका कोई भी आउटलेट कर रहा है, मतलब डबल द ब्रेक इवन सेल हो रही है। दैट मीन्स एवरी फ्रेंचाइजी मस्ट बी इन प्रॉफिट। हर फ्रेंचाइजी पैसे बना रहा होगा, फ्रेंचाइजी पैसे बनाएगा, और B2B2C का मॉडल है, तो ध्यान रखना जब फ्रेंचाइजी पैसे बनाएगा, बिजनेस पार्टनर पैसे बनाएगा, तभी ये बिजनेस भी पैसे बना सकता है, मतलब पिज्जा के लिए भी पैसे बना सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड रेटिंग, बिकॉज प्रोडक्ट अच्छा है और वो मार्केट से पुल जनरेट कर पा रहे हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट जीतेगा, बिजनेस जीतेगा। सारी क्वालिटीज थी इनमें अच्छा बिजनेस बनने की, और मेरे को लगता है कोई शक नहीं था मेरे को अगर ये ऑल शार्क डील हो जाती तो। लेकिन दिक्कत कहां से चालू हुई, इनके लो फ्रेंचाइजी रॉयल्टी से, जो ये इन्होंने बोला कि केवल 3% रॉयल्टी लेते हैं ऑन सेल्स आफ्टर ब्रेक इवन। दूसरा इनका कॉम्प्लिकेटेड फ्रेंचाइजी कलेक्शन,
कि एक टाइम की फीस हो गई, फिर इंग्रेडिएंट्स पे कट हो गया, ये हो गया वो हो गया, वो एक तो कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरा तुम उसे समझा नहीं पा रहे हो शार्क्स को, तो दोनों ही चीजों की वजह से शार्क्स आउट हो गए, शार्क्स टर्न ऑफ हो गए। फाइनेंस अगर इनका स्ट्रांग होता, टेक्निकल नॉलेज अगर बिजनेस की इनकी स्ट्रांग होती, बेसिक्स अगर स्ट्रांग होते, क्योंकि जब शार्क ने ग्रॉस मार्जिन नेट मार्जिन की बात करी दीपेंद्र ने, तो वहां भी देवर लाइक नेट मार्जिन क्या होता है, ग्रॉस मार्जिन क्या होता है। बॉस दीपेंद्र की बहुत सही बात थी कि इफ यू आर अ फाउंडर, आपको कम से कम 80% ऑफ एवरीथिंग तो पता होना ही चाहिए, ताकि कोई और आपको बेवकूफ ना बना पाए। और जब आपसे आपके धंधे की बात कोई कर रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, कि एक और बंदा आएगा वो आके कुछ बताएगा। नहीं भाई, यू आर द किंग, यू आर द फेस ऑफ योर बिजनेस, यू शुड नो 100% ऑफ योर बिजनेस, एटलीस्ट 80% ऑफ योर बिजनेस, इफ नॉट 100। उस चीज की लैकिंग लगी। मंथली और ईयरली फिगर्स में ये बार बार जंबल अप कर रहे थे। वो एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ था, बिकॉज दे वर नॉट, मेरे को लगता है ये ना याद करके आए थे फिगर्स, बट वो नर्वसनेस में सब जंबल हो गया। ऐसे बिजनेसेस को बहुत ज्यादा जरूरत है एक बिजनेस कंसल्टेंट की, दूसरा एक फाइनेंस मेंबर की। तीसरी बात, इन्होंने फ्रेंचाइजी रिलेशन तो अच्छा बना लिया, 15% नेट मार्जिन का भी प्रॉफिट था, बिजनेस था, तो आई थिंक वो भी बहुत ग्रेट बात है। बट अगेन, जैसे कि मैंने बोला कि कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स हैं, फाइनेंस की कमी है, बेसिक्स लूज कर रहे हैं, और टेक्निकल नॉलेज भी बिजनेस की नहीं है। तो इन 4 कारणों की वजह से शार्क्स आउट हो गए। बहुत बड़े कारण हैं बिजनेस में, या किसी भी फाउंडर को याद रख लो गाइज, जो भी स्टार्टअप ओनर्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स ये वीडियो देख रहे हैं, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स ये वीडियो देख रहे हैं, गाइज फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। अगर आपको उस पर कंट्रोल नहीं है, आप देखो इससे पहले की जो पिचेस, या आज भी जो पिचेस आ रही हैं, जो मैंने टिगल की पिच कल की वीडियो में टिगल कवर किया था, अनुवा जी जो आई थी, उन्होंने बोला था कि हमारी कंपनी का कल्चर है कि नंबर सबको याद होना चाहिए। और भाई देखो, उन्हें डील भी मिली। उनकी तो चलो मार्केट की प्रॉब्लम थी, इसलिए 5 में से 2 ही डील मिली। बिजनेस भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हैंड वाइज आ रहा था। इनकी मार्केट भी अच्छी थी, बिजनेस भी अच्छा था, मॉडल भी अच्छा था, सारी चीजें अच्छी थी, पर क्यों डील नहीं मिली? जस्ट बिकॉज ऑफ द कल्चर के नंबर्स पे कंट्रोल नहीं था, फाइनेंस पे कंट्रोल नहीं था। और बिना फाइनेंस के कंट्रोल के साथ गाइज कोई भी शार्क या कोई भी इन्वेस्टर पैसा नहीं फंसाएगा, बिकॉज व्हेन दे नो के founders are incapable of handling everything, there's a high chances of risk and frauds, and there's a high chances, जैसे विनीता ने बोला भी कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि कौन सा नंबर आपका सच है, कौन सा नंबर आप फेंक रहे हो, वो वाली बात होती है। दूसरा, स्कैम्स की, फ्रॉड, क्योंकि ये फाइनेंस के लिए ऑब्वियसली जब इन्हें फाइनेंस की नॉलेज नहीं होगी, तो ये फाइनेंस के लिए कोई बंदा लेके आएंगे, वो कितना सही काम करेगा, कितना गलत काम करेगा, कितना इन्हें चेपेगा, क्या करेगा, दैट्स अ क्वेश्चनेबल मार्क। तो दैट्स द प्रॉब्लम। उसके अलावा आई थिंक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बिजनेस बहुत अच्छा था, टर्न अराउंड हो सकता है, बस एक अच्छे मेंटोर की और एक अच्छे गाइड और एक अच्छे फाइनेंस पर्सन की जरूरत है। इन दोनों पिचेस के लिए मेरे वर्डिक्ट्स यहीं तक थे। अगली उसमें हम रूफ टॉप्स ऑफ और AI कार्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।